नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। देश में कल बहुत सारी खबरें घटी अभय द्विवेदी जी से हमने कई-कई मुद्दों पे बातचीत करी है। चंद्रचूड़ साहब को लेके कई तरह-तरह की चर्चाएँ हुई कल देश भर में। चंद्रचूड़ साहब देश में अलग-अलग कारणों से चर्चा में रिटायरमेंट के कुछ दिन बाद वो रिटायर हो जाएँगे, कुछ ही दिन बचे हैं उनके और उनको चिंता सता रही है कि मेरे को कैसा इतिहास याद रखेगा। ये बात मेरे को अच्छी नहीं लगती। लोग परेशान होते हैं कि मेरे को कोई इतिहास कैसे याद रखेगा। जैसे लोग कहते हैं कि मेरे मरने के बाद में मेरी अस्थि विसर्जन यहाँ करना, गंगा जी में अस्थियाँ विसर्जित करना है, मेरी यहाँ समाधि बना देना। मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है। एक एलआईसी का विज्ञापन आता है ना, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। आदमी जब यहाँ पे ज़िंदा रहता है तो वो अपने अब मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा ब्रांड हो जाऊँ, मेरे को यहाँ ग्लैमर मिल जाए, मेरा नाम हो जाए। शरीर नश्वर है, तुम शरीर चला गया, तुम खत्म हो गए, उसके बाद भी कि मेरे को इतिहास कैसे याद रखेगा, मेरे को कि सम्मान कैसे मिलेगा। मुझे लगता है ये बड़े मोह हैं जिंदगी की, बड़े धागे हैं। चंचू साहब भी इससे बच नहीं पा रहे कि आपको इतिहास को कैसे याद रखेगा। और आपने अच्छे फैसले दिए होंगे तो अच्छे फैसलों के लिए याद रखेगा, खराब लोगों को लगेंगे खराब लगेगा। इतना चिंतित नहीं होना चाहिए कि आपका क्या होगा। एक तरफ आप गीता के ज्ञान की बात करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं इतिहास मुझे कैसे याद रखेगा। खैर, हमारे मोदी जी भी बहुत चिंतित रहते हैं कि इतिहास मुझे कैसे याद रखेगा। सब जानते हैं कि इतिहास उनको कैसे याद करेगा। हमने आज अभय द्विवेदी जी के संग बातचीत करी महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर। लोग चिंतित हैं कि महाविकास अघाड़ी में अभी तक सीटों का शेयरिंग नहीं हो पा रही। संजय राउत को लेकर कल दिन भर चर्चा चलती रही कि अमित शाह के साथ उनकी मीटिंग हो गई। संजय राउत का एक बयान भी सामने आया कि अमित शाह से मीटिंग से पहले मैं मर जाना पसंद करूंगा। संजय राउत भी फायर ब्रांड नेता है, ईडी से जेल में हुआ है, लेकिन तब भी डरे नहीं सरकार से, सरकार पर हमला करते रहते हैं। और इस बीच में उत्तर प्रदेश में बहराइच को लेकर गोदी मीडिया का चैनल दिन भर नफरत फैलाने में जुटे हुए हैं। मैं आज कई चैनल्स की हेडलाइन देख रहा था जो ऐसी थी, खासतौर से अंबानी के चैनल पे, नेटवर्क 18 पे, जो आप भड़क सकते हैं, उनको गुस्सा आ सकता है। इस बीच में बहराइच के भाजपा विधायक ने पोल खोल दी। उन्होंने युवा मोर्चा के अध्यक्ष समेत तमाम बीजेपी के नेताओं को नामजद करते हुए एफआईआर लिखा दी। गीता बलवा से उन्होंने कराया, हंगामा तो उन्होंने किया, पथराव में तो ये शामिल थे। तो अब पिक्चर साफ है कि कौन युवक था जिसको झंडा उतारने के लिए चढ़ाया होगा और यह युवा मोर्चा के अध्यक्ष क्या कर रहे थे। सवाल यह है कि अब योगी सरकार क्या इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर पे बुलडोजर भेजेगी? बाकी जिनके घर पे क्रॉस लगाया तो उनको तो हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। तो क्या उनके साथ जब दोबारा नंबर लगाएंगे तो बीजेपी के ये नेता होंगे या ये बच जाएंगे? आखिर क्या चल रहा है, इन सारी बातों पर मैंने अभय जी से बात करी। आपको ले चलता हूँ। उससे पहले खुशखबरी, मैं कई बार आपसे 4 PM म्यूजिक पे एक रसप्रिया गाने की बात कर रहा था। फणीश्वर नाथ रेणु जी देश के एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं। आपने उनकी रचनाएं पढ़ी होंगी, वो इतिहास के पन्नों से निकल कर आती हैं, वर्तमान में खड़ी होती हैं और आपके मन को छू लेती हैं। उनकी ही एक कहानी है रसप्रिया। उस पर एक बहुत बढ़िया एक संगीत में हमने शॉर्ट फिल्म तैयार कराई। पंकज त्रिपाठी जी के लिए मैं थैंक यू कहूँगा, उनका स्रोत बहुत सहयोग रहा। अमरेंद्र बहुत अच्छे कलाकार हैं, अमरेंद्र ने ये मूवी तैयार करी। आज मनोज वाजपेयी जी जो देश के जाने-माने एक्टर हैं, उन्होंने अपने स्टेटस में लगाई, उन्होंने ट्वीट किया रसप्रिया को देखने के लिए। तो ये रसप्रिया कहानी 4 PM म्यूजिक पे आपको मिलेगी। इसका आप जो देख रहे हैं पोस्टर, रसप्रिया की पूरी कहानी हम लोगों ने रिलीज कर दी है। सिर्फ 6-7 मिनट की है। 6-7 मिनट में आज की व्यवस्थाओं पर, जाति व्यवस्था पर, गरीबी पर इससे अच्छी कहानी और इससे अच्छी प्रस्तुति हो नहीं सकती। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि ये कहानी के जो प्रयास थे वो सफल हुए या नहीं हुए। चलते हैं अभय द्विवेदी जी के पास। इस अनुरोध के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए बातचीत करते हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय द्विवेदी जी आपका। हरियाणा के बाद क्या कांग्रेस थोड़ा-सा मनोबल उसका कम हो गया है? इंडिया गठबंधन में कुछ ऊर्जा कम हो गई है? वहाँ पे सीट शेयरिंग ही तय नहीं हो पा रही है और सीट शेयरिंग तय नहीं हो पा रही तो बीजेपी का मौका मिल गया है। बीजेपी तरह-तरह की अफवाहें उड़ाने में लग गई है। जी, बड़ी जी, जबरदस्त चर्चा चली कल इस बात की कि अमित शाह की और संजय राउत की बैठक हुई है, मुलाकात हुई है। एक टीवी चैनल पे संजय राउत कह रहे थे, वो दिखाई दिए कि अमित शाह से हुँ, मिलने से बेहतर है कि मैं मर जाऊँगा। और संजय हुँ, राउत के जो तेवर है वो ऐसे हैवी नहीं कि वो जाके मिल लें, वो तो बहुत दबंग टाइप के एमपी हैं, वो तो हुँ, डरे भी नहीं ईडी-वीडी से आके। लेकिन बड़ा हुँ, सवाल ये है कि चुनाव में दिन ही कितने बचे हैं? दीपावली की छुट्टियाँ हो जाएँगी, दीपावली पे 1 हफ्ता मान लीजिए, दीपावली पे कुछ होगा नहीं। तो इतनी देरी अगर महाराष्ट्र में चुनाव होना है, हरियाणा के साथ ही होना था।
तो ये क्या इंडिया गठबंधन की ये कोई लापरवाही नहीं मानेंगे आपकी? चुनाव के दौरान भी इतनी ढील हो रही है कि सीटें तय नहीं हो पा रही, कब कहाँ कौन कैसे लड़ेगा? देखिए, इस मसले को देखने का मेरा दृष्टिकोण थोड़ा सा अलग है। मैं ये मानता हूं कि इंडिया गठबंधन के बीच में तकरीबन 90% सीटों के ऊपर फैसला हो चुका है। जो कुछ भी फैसला होना है वो शायद 25 से लेकर 28 सीटों के बीच में फैसला बचा है। आमतौर पर उनके बीच में एक मतैक्य हो गया है कि इन 90% सीटों के ऊपर कौन लड़ेगा और ये किसके हिस्से में जाएंगी। इनके डिटेल्स जैसे ही वो लोग जब उचित समझेंगे तो इनकी डिटेल हम लोगों के सामने आ जाएंगे। इसी तरीके से महायुति में भी, यानी एनडीए में भी तकरीबन सीटों के बंटवारे पे उन लोगों ने भी आपस में फैसला कर लिया है। अब प्रश्न ये जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि ये उद्धव ठाकरे ने अकेले चुनाव लड़ने की धमकी दी है और वो संजय राउत अमित शाह से मिलेंगे या मिल चुके हैं, ये सब जिसे कहते रही हैं कि ये एक साइकोलॉजिकल वार है, एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध है जो कि भारतीय जनता पार्टी अक्सर लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी की शैली है कि विपक्ष के खेमे के अंदर भ्रम फैला दे ताकि वह अफरा तफरी हो जाए और उसमें लोग तरह तरह की उल्टी सीधी बात कर दें उससे प्रभावित होकर, और ताकि उसको फायदा मिले। इसी तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध उसने हरियाणा में किया था। हरियाणा में जो शैलजा बनाम हुड्डा वाला पूरा मामला जो था, वो भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा उसको खड़ा किया और शैलजा हुड्डा दोनों उस चक्कर में फंस गए, कांग्रेस भी उस चक्कर में फंस गई। महाराष्ट्र में, जैसा कि एक हमारे मित्र पत्रकार ने कहा है, क्या महाराष्ट्र में भी विपक्ष उतनी ही बेवकूफी करेगा जितनी बेवकूफी उसने हरियाणा में की थी? तो ये सब देखने वाली बातें हैं कि क्या क्या करेंगे। मेरा मानना यह है कि कांग्रेस की खुशकिस्मती से और इंडिया गठबंधन की खुशकिस्मती से जो महाविकास अघाड़ी है, उनके पास शरद पवार नाम की हस्ती है और शरद पवार इन सब मामलों में पारंगत हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के एक एक हथकंडे को समझते हैं और मेरे ख्याल से महाविकास अघाड़ी की जो रणनीतिक कमान है वो शरद पवार के हाथ में है। इसलिए इस सब बातों की वो काट हो जाएगी। और उद्धव ठाकरे भी काफी समझदार आदमी है, ठंडे दिमाग से काम लेते हैं। वो कभी ना भड़काऊ बात बोलते हैं ना इस तरह का कोई काम करते हैं। और संजय राउत जो बोलते हैं वो बात जरूर उत्तेजना मूलक लगती है देखने में, लेकिन वो बात बड़ी नपी तुली बोलते हैं और वो सोच समझ के बोलते हैं कि कितनी बात तो क्या बोलनी चाहिए। मैंने हमेशा उनकी बात में देखा है कि बात वो जरूर कड़ी लगती है, बहुत कड़ी बात बोल रहे हैं, बहुत ही डायरेक्ट बात बोल रहे हैं, लेकिन उसका राजनीतिक एक मतलब होता है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो दांव पेच किए जा रहे हैं, उन दांव पेचों की काट मैं समझता हूं कि एक ऐसे गठजोड़ के पास जिसके अंदर दो बहुत ही तपे तपाए नेता हैं, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, कम से कम। कांग्रेस के पास नाना पटोले हैं, लेकिन नाना पटोले के बारे में सब लोग जानते हैं कि वो काफी कई मामलों पर कड़ा रवैया अख्तियार कर लेते हैं नाना पटोले, तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत वगैरह होती है। दूसरे, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। कांग्रेस का जो स्ट्राइक रेट था वो बहुत उम्दा था, तो उसमें कांग्रेस की महत्वाकांक्षाएं भी इस चक्कर में बढ़ जाती हैं, तो वो ज्यादा मांग करते हैं सीटों की। तो ये सब हर जगह चलता है, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं समझता हूं कि दोनों ही गठबंधनों को सीटों के बंटवारे के मसले में कोई ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखना हम लोगों को ये पड़ेगा कि किन किन को टिकट दिया जा रहा है, टिकट किसको बांटा जा रहा है। क्यों आप गठबंधन अच्छा कर लेते हैं, टिकट गड़बड़ देते हैं, उससे भी आपके मामले में आप उसमें चीजों में गड़बड़ी हो जाती है। यहाँ महाराष्ट्र में मसला दूसरा है। मसला यह है कि दोनों ही गठबंधनों में 3-3 पार्टियां हैं। सवाल यह है उन तीनों पार्टियों की महत्वाकांक्षाएं क्या क्या हैं। यानी 3 पार्टियों की महत्वाकांक्षाएं इधर है और 3 पार्टियों की महत्वाकांक्षाएं पाले के इधर है। हम लोगों को आकलन ये करना चाहिए कि महायुति के जो 3 नेता हैं, अजित पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, उन नेताओं की और उनकी पार्टियों की महत्वाकांक्षाएं क्या हैं। इधर जो 3 नेता हैं उनकी पार्टियों की और नेताओं की महत्वाकांक्षाएं क्या हैं। इसके ऊपर अगर हम गौर करें तो हमें समझ में आएगा कि महाराष्ट्र में राजनीति का ऊंट किस करवट बैठने वाला है। अब मैं एक एक करके महत्वाकांक्षाओं की चर्चा करता हूं। जो महायुति में जो तीनों नेता हैं, तीनों मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं।
तीनों के, एक तो मुख्यमंत्री पहले से है, एक मुख्यमंत्री रह चुका है, और तीसरा सारी जाने कब से पार्टियां अदल बदल कर रहा है, वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है हर तरीके से। अच्छा, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, भाजपा आला कमान की राजनीति के चलते वो मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री हो गए, उनका डिमोशन हो गया, उनकी पदावनति हो गई। एकनाथ शिंदे कभी कल्पना में सोचते भी नहीं थे कि मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वो मुख्यमंत्री बन गए। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया कि पिछले 2 महीने से बड़ी बड़ी योजनाओं की वो घोषणा कर रहे हैं। लाडली बहन योजना, लाडला भाऊ योजना, ये 2 बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। और भी बहुत सी मदरसों के शिक्षकों की तनख्वाह बढ़ा दी गई, वगैरह वगैरह, बहुत सारा काम किया गया। 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाएं, 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा उन्होंने महाराष्ट्र के बजट के ऊपर लाद दिया है। अच्छा, इसमें एकनाथ शिंदे की पूरी कोशिश है कि हर योजना में उनका चेहरा रहे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, इसकी उन्हें सुविधा भी प्राप्त है। भाई, कैसे मुख्यमंत्री का चेहरा आप कैसे हटाओगे किसी योजना से? तो आप क्या समझते हैं ये चीज देवेंद्र फडणवीस को, अजित पवार को अच्छी लग रही है? यानी योजनाएं कामयाब हुई, उनकी वजह से वोट मिलेगा तो जीतेगा तो महायुति। लेकिन दरअसल जीत किसकी होगी? क्या वो जीत 3 हिस्सों में बटेगी? जीत 3 हिस्सों में बटने के बावजूद भी किसी एक की जीत होगी ना, और वो जीत होगी एकनाथ शिंदे की। इसके लिए एकनाथ शिंदे को अंडरकट करने की पूरी कोशिश फडणवीस द्वारा की जा रही है, अंडरकट करने की पूरी कोशिश अजित पवार द्वारा की जा रही है। अजित पवार ने क्या किया? अभी आपने बीच में एक खबर सुनी होगी कि जैसे ही कैबिनेट की मीटिंग शुरू हुई, 5 मिनट बाद, 5 या 7 मिनट बाद अजित पवार उसका बायकॉट कर गए, वो घर चले गए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि वो नाराज नहीं है, वो चले गए थे किसी काम से। इस बात को बहुत छिपाने की कोशिश की गई कि अजित पवार क्यों उस मीटिंग से इतनी जल्दी चले गए। वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इस सरकार के, वित्त मंत्री हैं। वित्त मंत्री कैबिनेट मीटिंग से उठ के क्यों चला गया? वित्त मंत्री कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती है। ऐसा नहीं है वो जल संसाधन मंत्री हो या पंचायती राज मंत्री हो, ऐसी बात नहीं है। वो पशुपालन मंत्री नहीं है। असल में हुआ ये कि जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, अजित पवार ने खड़े होकर कहा कि ये सब जो बड़ी बड़ी योजनाएं आप बना रहे हैं, इससे महाराष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है उसका कबाड़ा हो जाएगा। अगर हम लोग चुनाव जीते तो हम ही लोगों को सरकार चलानी है, हमारे ऊपर इतना बड़ा कर्जा हो जाएगा कि हमारी सरकार का पूरा शीराजा ढह जाएगा। जब उनकी बात नहीं मानी गई तो वो वहां से बायकॉट करके चले गए। अपनी उन्होंने विरोध व्यक्त किया एकनाथ शिंदे की तमाम योजनाओं का। दूसरे, हर व्यक्ति अपने अपने इलाके में जो उसके हिस्से में इलाका आया है, उस इलाके में वो अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी वहां एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं होंगे, वहां पर देवेंद्र फडणवीस अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करेंगे। जो अजित पवार के हिस्से में निर्वाचन क्षेत्र आएंगे, वहां अजित पवार अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करेंगे। और एकनाथ शिंदे तो मुख्यमंत्री है ही, तो वो चाहेंगे उन्हें हर जगह मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। मेरा मानना है कि महायुति इस वक्त मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षाओं का अखाड़ा बन चुका है। इतना जबरदस्त अखाड़ा बन चुका है कि इसमें संतुलन कायम करना भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के लिए, क्योंकि आला कमान तो केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है। एकनाथ शिंदे तो खुद ही अपनी पार्टी की आला कमान है, अजित पवार खुद ही अपनी पार्टी की आला कमान है। फडणवीस को ऊपर से कुछ निर्देश मिल सकते हैं, उनको तो ऊपर से कोई निर्देश मिल नहीं सकते, वो तो क्षेत्रीय दल है। तो फडणवीस को ऊपर से नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन इन दोनों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ये तो अनियंत्रित ही रहेंगे, या जो उनकी राजनीतिक इरादे हैं उन इरादों के ऊपर अमल करेंगे। दूसरे, एक काम का बंटवारा किया है महायुति ने अपने बीच में। काम का बंटवारा उन्होंने ये किया है कि ओबीसी और दलित वोटरों को साधने का काम ग्रामीण क्षेत्र में भाजपा करेगी। मराठा और जो आरक्षण की मांग उठा रहे लोग हैं उनको साधने का काम एकनाथ शिंदे करेंगे। और अपने क्षेत्रों में अल्पसंख्यक वोटों को, मुसलमान वोटों को साधने का काम अजित पवार करेंगे। इसलिए अजित पवार को इस सरकार की तरफ से मदरसा शिक्षकों की तनख्वाह बढ़ाने की सुविधा भी दी गई है, जो किसी भाजपा सरकार से उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेगी। अच्छा, ये काम का बंटवारा है, ये बंटवारा देखने में भले ही कितना ही वैज्ञानिक लगे, काफी बिखरा हुआ सा भी है।
ये समस्याएं महायुति के सामने हैं और ये समस्याएं कोई छोटी मोटी समस्याएं नहीं है। दूसरी बात, अब आप आइए महाविकास अघाड़ी के पास। तो महाविकास अघाड़ी के पास मुख्यमंत्री पद का केवल एक ही चेहरा है, परिभाषित चेहरा, वो है उद्धव ठाकरे, और कोई चेहरा उनके पास है नहीं मुख्यमंत्री पद का। कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है और शरद पवार के पास भी मुख्यमंत्री कोई चेहरा, शरद पवार खुद तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, उनके पास कोई नेता भी नहीं है इसको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो वहां पे ये मोर्चा मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षाओं का अखाड़ा नहीं है। इस मोर्चे के बीच में ज्यादा समन्वय है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए गए मनोवैज्ञानिक युद्ध से बच निकलता है तो ये लोग ज्यादा कामयाबी के साथ में, आपसी तालमेल के साथ में चुनाव लड़ेंगे, मेरा ऐसा मानना है। तरह तरह की किस्से हो रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने एक पॉडकास्ट में कह दिया था, उनकी बात को आधा काट के लगा दिया कि मोदी सबसे अच्छे नेता है, और इतनी ट्रोल हो रही है प्रियंका चतुर्वेदी, इतनी ट्रोल हो रही है। इस तरह की बहुत सारी चीजें महाराष्ट्र में भी सामने आने वाली है ना। कल योगेंद्र यादव के ऊपर एक तरह का हमला हो गया, योगेंद्र यादव को अकोला में। तो ये सब चीजें महाराष्ट्र में अभी और देखने को मिलेंगी। जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, ये सब मुद्दे बनेंगे महाराष्ट्र में। देखिए, बाबा सिद्दीकी की हत्या एक मुद्दा बनेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो एक निर्णायक मुद्दा होगी। देखिए, आरक्षण का प्रश्न महाराष्ट्र के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण है। एकनाथ शिंदे नकदी बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से। लड़कियों को जब तक चुनाव होंगे तब तक कम से कम 2 किस्तें लड़कियों को 1,500 रुपए महीने की मिल चुकी होंगी। नौजवानों को 10-10 हजार, 6-6 हजार, 8-8 हजार, 10-10 हजार की किस्तें मिल चुकी होंगी। इससे आप अंदाजा लगाइए इस बात का कि आखिरकार महाराष्ट्र में चुनाव देर से क्यों कराया गया। अब समझ में आ रही ना हम लोगों के, महाराष्ट्र चुनाव देर से क्यों कराया गया। वो हरियाणा के साथ में और जम्मू कश्मीर के साथ चुनाव क्यों नहीं कराया गया? क्योंकि उनकी रणनीति ये थी कि चुनाव देर से कराइए। अब चुनाव देर से कराइए ताकि तब तक कम से कम 2-2 इंस्टॉलमेंट लड़कियों और लड़कों के पास पहुंच जाएं और उनके परिवार लाभार्थियों में बदल जाएं और बिल्कुल मध्य प्रदेश की तर्ज पर चुनाव जीत लिया जाए। ये पूरी योजना थी और योजना पर वो लोग बड़े सुव्यवस्थित तरीके से, बड़े प्लान तरीके से उन लोगों ने काम किया है। अच्छा, इसको देखकर जो आरक्षण के एक्टिविस्ट हैं, जो रिजर्वेशन एक्टिविस्ट हैं, जो मराठा आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ओबीसी आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो बहुत नाराज हैं इस बात को लेकर। उनका मानना यह है कि आरक्षण जैसी महत्वपूर्ण चीज को डायलूट करने के लिए ये टुकड़े फेंके जा रहे हैं लोगों के सामने ताकि वो चीज पीछे चली जाए और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वो पूरे चुनाव के ऊपर हावी हो जाए। उनका मानना है कि ये जो अल्पकालीन किस्म के लाभ हैं, ये आरक्षण जैसे दीर्घकालीन लाभ को हाशिए में धकेलने के लिए लोगों को थमाए जा रहे हैं। इसी तरह का प्रचार कांग्रेस भी करने वाली है और शरद पवार की एनसीपी भी करने वाली है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी करने वाली है और साथ में ये एक्टिविस्ट भी वही काम करने वाले हैं। तो ये एक्टिविस्ट रणनीतिक दृष्टि से महाविकास अघाड़ी की तरफ झुके हुए रहेंगे। ये चीज भी महायुति के पक्ष में, महायुति के खिलाफ जाएगी। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि हम अभी से घोषणा कर रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी जीत जाएगी या महायुति जीत जाएगी। महाराष्ट्र में टक्कर बहुत कड़ी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी दोनों गठजोड़ों के वोट तकरीबन बराबर थे। फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम के तहत आगे निकल गया महाविकास अघाड़ी, उसने उसको पीछे छोड़ दिया। लेकिन वोट प्रतिशत के लिहाज से आप देखें, जिस तरह हरियाणा में दोनों के वोट बराबर थे तकरीबन, उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी दोनों के वोट बराबर थे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें महाराष्ट्र के चुनाव की समीक्षा करनी होगी। आपको लग क्या रहा है कि कौन इस समय आगे दिख रहा है फिलहाल आज की तारीख? देखिए, आज की तारीख में दोनों बराबर हैं। थोड़ा सा महाविकास अघाड़ी मुझे भारी लगता है। उसकी वजह यह है कि महाविकास अघाड़ी में ज्यादा आपस में सामंजस्य है। ये जो भाजपा द्वारा खबरें उड़ाई गई हैं, अगर आप इनको नजरअंदाज कर दें तो उनमें ज्यादा तालमेल दिखाई पड़ता है। सीधी सी बात है, वो तालमेल की वजह है, ठोस वजह है। ऐसी बात, ये नेक नियति या बदनीति का सवाल नहीं है। तालमेल की वजह यह है कि उसमें मुख्यमंत्री बनने के सवाल को लेकर कोई झगड़ा नहीं है महाविकास अघाड़ी की वोट के तौर पर। अगर कोई झगड़ा होगा तो बाद में हो सकता है, चुनाव नतीजों के बाद। मान लो एक पार्टी बहुत ज्यादा जीत जाए
सारी जीत उस पार्टी के पास केंद्रित हो जाए तो वो पार्टी क्लेम कर सकती है कि भाई हमारा आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन वो तो नतीजों के बाद होगा। अभी ऐसी कोई स्थिति है नहीं। क्या आपको लगता है महाराष्ट्र बनाम गुजरात का जो मुद्दा है वो भी हावी रहेगा इसमें चुनाव में, क्योंकि बिल्कुल हावी रहेगा, बिल्कुल सारे इंडस्ट्री उठा के वहां चले नहीं, गए? बिल्कुल बिल्कुल हावी रहेगा। ये पूरे बंबई में और दूसरी जगहों पे ये इस प्रकार की भावना है कि हमारा सारा उद्योग वगैरह, महाराष्ट्र का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, सब चीजें गुजरात में जा रही हैं, तो ये सवाल हावी रहेंगे। इस बात को लेके कुछ कुछ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसको अंडर प्ले भी किया जा रहा है इन बातों को। जरा यूपी की तरफ आते हैं। गजब हो गया है कि गोदी मीडिया के चैनल जहां बहराइच का मुद्दा लेकर आग लगाने में जुटे हुए थे, मैंने देखा कई जगह पे अभी भी टीवी चैनलों पर बहस हो रही है कि बहराइच की आग का जिम्मेदार कौन। तरह तरह के हिंसात्मक स्लोगन टीवी चैनलों पर दिए जा रहे हैं, जिससे गर्म रहे माहौल, हिंदू मुसलमान जो तनाव रहे। इस बीच बहराइच के भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने अपनी ही पार्टी के युवा मोर्चे के महानगर अध्यक्ष समेत कई लोगों के खिलाफ दंगे की, बवाल की एफआईआर करा दी है। मतलब यही लोग एफआईआर, मतलब ये तो पूरे यूपी की सनसनीखेज खबर है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना ही विधायक अपने ही लोगों पे कह रहा है यही लोग थे फसाद कराने वाले था। अब तो सारी तस्वीर साफ हो गई। क्या लग रहा है आपको, क्या हो गया होगा और इसके परिणाम क्या होंगे? नहीं, इसमें हम लोगों को देखना ये होगा कि पुलिस कार्रवाई क्या करती है। विधायक महोदय गए होंगे तो एफआईआर दी होगी, तो एफआईआर पुलिस ने दर्ज कर ली होगी, लेकिन सवाल ये पुलिस कार्रवाई क्या करती है। यहाँ पे योगी जी की भूमिका निकल के आएगी। भाई योगी जी चाहेंगे तो वो कार्रवाई होगी उसकी, योगी जी नहीं चाहेंगे तो कार्रवाई नहीं होगी। मुझे पता नहीं है कि वो बहराइच का विधायक जो है वो किस खेमे का है। आप जानकारी हो तो उसको बताइए, उससे कुछ अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। तो ये तो मुख्यमंत्री देखिए, पुलिस आजकल पुलिस जो है ऐसे मौकों पर निर्देशों के मुताबिक काम करती है, वरना उस रिपोर्ट को लेके वो ठंडे ठंडे बैठे रहेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। 10 सीटों पे उपचुनाव होना है, उससे पहले ये बहराइच जो है वो टर्निंग पॉइंट हो गया उत्तर प्रदेश में। ये 10 सीटों के नतीजे बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जो हालात है उसको तय कर देंगे। लग रहा है कि अभय जी की ये जो मामला बहराइच में फसाद हुआ सामने आया, उससे भाजपा को ही नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा गर्म नहीं हो पाया उत्तर प्रदेश का माहौल। भाई जब उन्हें उम्मीद तो ये है कि बहराइच की वजह से एक हिंदू प्रतिक्रिया जन्म लेगी पूरे उत्तर प्रदेश में, जो मुजफ्फरनगर के दंगों की वजह से हिंदू प्रतिक्रिया ने जन्म लिया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उसका उन्हें फायदा हुआ था 2017 के चुनाव में। इसको उन्होंने बाद में 2022 के चुनाव में भी भुनाने की कोशिश की, ज्यादा नहीं भुना पाए। लेकिन हिंदू प्रतिक्रिया कितनी होगी, हिंदू गोलबंदी कितनी होगी। लोकसभा चुनाव में तो प्राण प्रतिष्ठा के कारण भी हिंदू गोलबंदी नहीं हो पाई। पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर योगी आदित्यनाथ ने जहर बुझे भाषण दिए, उसकी वजह से भी हिंदू गोलबंदी नहीं हो पाई। लेकिन लोकसभा चुनाव हारने के बाद में उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर हिंदू सांप्रदायिकता भड़काने की कोशिश की गई है। उसमें मुख्यमंत्री ने सक्रिय भागीदारी की है। ये सब चीजें रिकॉर्ड में है, इसमें कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। सारा खेल खुल के हो रहा है। और बहराइच के दंगों ने इस आग में घी का काम किया है। प्रश्न ये है क्या मतदाता इससे प्रभावित होंगे, ये एक सवाल है। दूसरे, मैं ये समझता हूं कि इन उपचुनावों के आधार पर योगी जी का भविष्य तय नहीं होने वाला है। योगी जी का भविष्य दरअसल तय हो चुका है। पहले हम लोग ये मानते थे कि देर सवेर की बात है, योगी जी को हटाया ही जाएगा। अब वो स्थिति नहीं रही, इस वक्त वो स्थिति नहीं है। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में इस बात पर पूरी तरीके से एकता है कि एक बार फिर से हिंदू सांप्रदायिक एकता को कैसे पुनर्स्थापित किया जाए, कैसे उसी तर्ज पे उसको लाया जाए, उसी स्तर पर लाया जाए जिस स्तर पर वो 2017 के चुनाव में थी, या 2022 के चुनाव में थी, या उससे पहले 2019 के चुनाव में थी, या 2014 के चुनाव में थी। उस तर्ज पे लाया जाए। और इस मामले में योगी जी, नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत, इनकी भाषा बिल्कुल एक सी है। भाई योगी जी भी बांग्लादेश की उदाहरण देते हैं, बटोगे तो कटोगे की बात कहते हैं। नरेंद्र मोदी ने उन्हीं के कहा हुआ वाक्य, नरेंद्र मोदी भाषा इस्तेमाल किया, बटोगे कटोगे। मोहन भागवत ने बटोगे तो कटोगे नहीं कहा, लेकिन बात उन्होंने भी बांग्लादेश के उदाहरण को देखे उसी तरह की की। तो मुझे तो लगता ये है कि ये तीनों आप इस सवाल के ऊपर इन तीनों के बीच में कोई मतभेद नहीं है।
उपचुनावों के नतीजे कुछ भी हों, जहां तक योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्रित्व का सवाल है, वो तो अभी वैसा का वैसा ही रहने वाला है, उसमें अभी कुछ गड़बड़ी नहीं होगी। ये जो ग्लोबल दुनिया के विदेशों की तमाम यात्राएं करते हैं मोदी जी, तो दुनिया के में जो लोग मिलते हैं उनको उनकी तरफ से कहीं मैसेज आता ही है कि आपके यहाँ इतनी हिंसा हो रही है, वो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज, वहां पे इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, इस तरह का उन्माद फैलाया जा रहा है, ये सब चर्चा होती होंगी दुनिया में? देखिए, ये जो डायस्पोरा है, ये डायस्पोरा में अलग अलग तरह का कट्टरपन है। डायस्पोरा में विदेशों में रहने वाले भारतीय हैं, ये काफी बटे हुए हैं। जैसे गुजराती डायस्पोरा बहुत बड़ा है, वो अलग तरीके से सोचता है। सिख डायस्पोरा भिन्न तरीके से सोचता है। जो दक्षिण भारतीय डायस्पोरा है, खासतौर से तेलुगु डायस्पोरा है, वो अलग तरीके। तेलुगु डायस्पोरा जो है वो कांग्रेस की तरफ झुका हुआ है, गुजराती डायस्पोरा बिल्कुल नरेंद्र मोदी की तरफ झुका हुआ है, और सिख डायस्पोरा के बीच में खालिस्तानी लोग सक्रिय हैं। तो ये डायस्पोरा इस तरीके से बटा हुआ है। और जब राहुल गांधी जाते हैं तो फिर तेलुगु डायस्पोरा उनके इर्द गिर्द और दक्षिण भारतीय डायस्पोरा उनके इर्द गिर्द जमा हो जाता है। नरेंद्र मोदी जाते हैं तो गुजराती डायस्पोरा उनके आसपास डांडिया करने लगता है। इस तरीके से ये सब चलता है। और ये काफी पूरी जो राजनीतिक जो इन लोगों की पोजीशनिंग है वो काफी पोलराइज्ड है, काफी ध्रुवीकृत है राजनीतिक पोजीशनिंग इन लोगों की। तो ये इसी तरीके से काम करते हैं और इनसे देश की राजनीति कोई प्रभावित नहीं होती। ये सब फोटो अपॉर्चुनिटीज हैं जो सबको मिलती हैं। इससे यहाँ भारत में इनके आधार पे कोई न सोच के वोट देता है, न इनके आधार पे भारत की राजनीति प्रभावित होती है। टीवी पे भी सब दिखाए जाते हैं, बिल्कुल बेकार है। टीवी वालों की गलतफहमी है कि इससे उनकी टीआरपी वगैरह बढ़ती है। आजकल सारे टीवी चैनल टीआरपी के संकट के शिकार हैं, कहीं नहीं आ रही है, कोई टीआरपी कहीं नहीं आ रही है। हर तरह का हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों को लाया जाता है टीवी चैनलों में कि ये टीआरपी बढ़ा देंगे, बाद में से निकाल दिया जाता है कि इनकी वजह से कोई टीआरपी नहीं बढ़ी। आपके शो की तो अच्छी आ रही है, आप जिसमें जाते हैं संदीप चौधरी बड़े तीखे सवाल करते हैं, वो शो तो बहुत देखा जाता है एबीपी वाला। संदीप चौधरी की अपनी एक अलग शैली है और वो अपने खरेपन के कारण विख्यात हैं, उससे फायदा होता है। लेकिन ऐसे एक दो अपवाद हैं, बाकी टीआरपी का बड़ा संकट है। एक आखिरी सवाल, रिटायरमेंट होने से पहले जस्टिस चंद्रचूड़ साहब जो है वो फिर चर्चा में है, कुछ ही दिन बचे रिटायर होने के बाद, क्या लग रहा है आपको? अभी और चर्चा भाई वो अपनी लीगेसी, अपनी बपौती, अपनी विरासत की चिंता कर रहे हैं। बार बार ये सवाल उठाते हैं कि मेरी विरासत कैसे देखी जाएगी, मुझे किस तरह याद किया जाएगा, ये सब वो बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो न्यायपालिका की व्यापक स्थिति है, उस व्यापक स्थिति के आईने में अगर उनकी विरासत को देखा जाएगा, जिस तरह न्यायपालिका को देखा जाता है उस तरह उनकी विरासत को भी देखा जाएगा। उनके जैसे उन्होंने फैसले दिए हैं, कुछ फैसले उन्होंने ऐसे दिए हैं जो लोकतंत्र के लिए लाभप्रद हैं, कुछ फैसले ऐसे भी हैं जो लोकतंत्र के लिए उतने लाभप्रद नहीं है। अगर लोकतंत्र के लिए लाभप्रद फैसलों के लिए उनकी प्रशंसा की जाएगी तो उन फैसलों को भी याद रखा जाएगा जिनके बारे में लोगों को उनसे भिन्न किस्म की उम्मीदें थी। अच्छा, आदमी को कितनी चिंता होती है कि मैं नहीं रहूंगा तो मेरी यादें कैसे होंगी, मेरा क्या होगा। जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, LIC का स्लोगन, मतलब यहाँ पे भी और यहाँ के बाद भी आपको हर समय चिंता रहती है कि मैं मेरा क्या होगा, है ना। देखिए, इसमें थोड़ा निष्प्रह, एक हिंदी का बड़ा अच्छा शब्द है निष्प्रह, यानी आप गीता के उपदेश का भी इसमें महत्व है। इसके अंदर कर्म इस तरह करना चाहिए कि इसमें आपको ये ना हो कि भाई इसका फल क्या होगा। अगर आप फल की चिंता करके कर्म करेंगे तो आपका कर्म उतना अच्छा नहीं रहता है। और ये गीता का उपदेश इस देश में दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए नरेंद्र मोदी कितने चिंतित रहते हैं अपनी लीगेसी के लिए, मुख्य न्यायाधीश भी चिंतित है अपनी लीगेसी के लिए। हमारी जो राष्ट्रपति हैं देश की, आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति हैं, वो तो खैर वक्तव्य नहीं देती हैं। इससे पहले वाले राष्ट्रपति थे वो भी वक्तव्य नहीं देते थे। ये लोग तो मौन राष्ट्रपति हैं। लेकिन हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो उनके ज्यादा बोलते हैं, उनका वो सारी कमी पूरी कर देते हैं। एक दिन वो भी अपनी लीगेसी के लिए चिंतित नजर आएंगे। गजब है ये। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपसे बातचीत करने में मजा आता है। थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी, आपने पूरी बातचीत सुनी। मुझे यकीन है आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। रसप्रिया के बारे में कमेंट पर मैं इंतजार करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।